बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। इंटरमीडिएट साल अव्वल के तीसरे लेक्चर के दूसरे हिस्से के साथ मैं हूँ मोहसिन खलीक। हमने लेक्चर के पहले हिस्से में मुसन्निफ़ मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली के तारुफ़ को तफसील के साथ पढ़ा था। आज का हमारा लेक्चर का दूसरा हिस्सा ये सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सी ज़िंदगी के बारे में है। जैसा कि आप मौजू को देख सकते हैं, सर सैयद के अखलाक व ख़साइल, सर सैयद के अखलाक, सर सैयद की आदात। अब ये एक बात समझने की है कि किसी भी कामयाब शख्स की ज़िंदगी को जानना ज़रूरी होता है। उसकी वजह यह होती है कि उसकी कामयाबी की वजूहात तलाश की जाती हैं और लोग उन पर अमल करने की कोशिश करते हैं। सर सैयद अहमद ख़ान अपने दौर के कामयाब तरीन इंसान थे। कामयाब तरीन इस मानों में कि सर सैयद अहमद ख़ान ने जिस मिशन को शुरू किया, जिस मिशन को भी शुरू किया, उसे पाया तकमील तक पहुँचाया। ये काम करने के लिए इंसान में गैर मामूली काबिलियतें और सलाहियतें होनी चाहिए। ये किसी आम शख्स के बस की बात नहीं। और जैसा कि हमने दूसरे लेक्चर में जब सर सैयद की खिदमात पढ़ी तो आपने देखा होगा कि सर सैयद का जो दायरा कार था ज़िंदगी का, वो किसी एक चीज़ पर ख़त्म नहीं था, बल्कि सर सैयद अहमद ख़ान बहुत से शोबों के साथ मुंसलिक थे। वो अपनी ज़ात में एक अंजुमन थे, उन्होंने कोई एक काम नहीं किया। तो ऐसे शख्स की ज़िंदगी का मुताला करना ये सब के लिए बहुत ही नतीजा खेज़ और काबिल तकलीद हो सकता है। तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन हाली ने जो सर सैयद अहमद ख़ान का शख्सी खाका लिखा है, इसमें लाजमी बात है कि उनकी अच्छी आदत, उनकी शख्सियत की खूबियाँ बताई गई हैं। तो आज हम सबक के इन अहम नुकात को डिस्कस करेंगे और इसी से आपका ख़ुलासा भी तैयार होगा। और ये लेक्चर को सुनते हुए आपके पास किताब हो तो ये बहुत ज़्यादा बेहतर है। इससे आपको लेक्चर ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ आएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर अहम नुकात लिखे हैं। आगे जो उनकी वजाहत है वो मैं किताब के साथ ही करूँगा। पहला नुक्ता, सर सैयद की मेहमान नवाजी। हाली लिखते हैं जी कि उनका दस्तरखान मेहमानों से कम खाली होता था और जब मेहमान आते तो उन्हें बड़ी खुशी होती। मेहमानों को खिलाना या मेहमानों के साथ खाना खाना ये अम्बिया अलैहिस्सलाम की सुन्नत है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में कहा जाता है कि जब तक उनको कोई मेहमान मुयस्सर नहीं होता वो खाना नहीं खाते। तो ये सर सैयद की शख्सियत की एक अच्छी खूबी थी, मेहमान नवाज थे। और दूसरी जो चीज़ इसी इक़्तिबास में उनकी खुराक की बात की गई है कि सर सैयद अहमद ख़ान खाना उम्दा खाते थे, मगर वो तादाद में ज़्यादा नहीं होता था, तअद्दुद और तलव्वुन नहीं होता था, मल्टीपल खाने नहीं होते थे। एक आध चीज़ खाते, अच्छी खाते और ख़ुशी से खाते। आगे आम और खरबूजे उन्हें बहुत मरगूब थे और खाने के बाद वो दूध भी पीते थे। ये खुराक के बारे में बताया गया। इससे अंदाज़ा किया जा सकता है कि जिस शख्स की खुराक सादा हो तो लाजमी बात है उसकी सेहत भी अच्छी होती है। तीसरी चीज़ ज़राफ़त और खुश तबी। ज़राफ़त, हंसी मजाक करना। बाज़ लोगों में जिबिल्ली तौर पर हंसी मजाक और दिल लगी करने की सलाहियत भी होती है और उनका मिजाज भी ऐसा होता है। तो आली लिखते हैं कि सर सैयद का जो मिजाज था, उनकी जो खुशतबी थी, उनकी जो ज़राफ़त थी, उसमें बनावट नहीं थी बल्कि फितरी था। और तकरीर करते हुए बातचीत में अगर उन्हें कोई लतीफ़ा या कोई बात जहन में आती तो उसे बड़े ही मुनासिब अंदाज में, मुनासिब पैराए में बयान कर देते। तहज़ीब की हद से वो मुतजावज़ नहीं होती थी। जिस तरह हमारे यहाँ
लोग आपस में हंसी मजाक करते हैं मगर वो तहजीब, हया और शर्म की हदूद को फलांग जाते हैं, जबकि सर सैयद अहमद ख़ान ऐसा नहीं करते। आगे मुतालिया का तरीक़ाकार। मुतालिया, सर सैयद अहमद ख़ान का ताल्लुक़ चूँकि तालीम के शोबे के साथ भी था, वो लिखते भी थे, और ये तो एक ज़ाहिरी सी बात है कि जो लिखता है वो पढ़ता ज़रूर। मुताले के बग़ैर कोई भी शख्स लिख नहीं सकता। जो जितना पढ़ता है वो उतना अच्छा लिखता है। अब यहाँ पर बात की गई है सर सैयद के मुताले के तरीक़ाकार पे। बाज़ लोग ऐसे होते हैं वो किसी भी किताब को ज़ुबान का चटखारा लेने के लिए पढ़ते हैं या वाक़यात से महजूज़ होने के लिए पढ़ते हैं, जबकि सर सैयद अहमद ख़ान का मुताला का तरीक़ाकार ये था कि वो सिर्फ़ मुसन्निफ़ के ख़यालात से इत्तला हासिल करना चाहते थे। ये बात उनकी तहरीरों में भी, उनकी मज़मून निगारी में भी नज़र आती है कि सर सैयद अहमद ख़ान के मज़ामीन को देखा जाए तो उन्होंने बिल्कुल भी ज़ुबान बयान को मुक़द्दम नहीं रखा, अंदाज़ को मुक़द्दम नहीं रखा, बल्कि उनका नुक्ता नज़र ये था कि बात जो आप कहना चाहते हैं वो सुनने वाले को समझ में आनी चाहिए, वो आप जिस अंदाज से भी मर्ज़ी कह रहे हैं। तो ये इसी तरह सर सैयद का मुतालिया का तरीक़ाकार भी यही था कि वो अल्फाज को नज़रअंदाज करते थे, ज़ुबान दानी को नज़रअंदाज करते थे और ये देखते थे कि मुसन्निफ़ ने क्या कहा, और उसके बाद जो चीज़ उनके काम की होती वो लिखा है कि वो उन्होंने एक फ़ाइल बनाई हुई थी, उसमें वो लगा लेते थे ताकि वो महफूज हो जाए। अगला नुक्ता, खतूत का जवाब। उस दौर में ज़ाहिरी बात है एक दूसरे के साथ राब्ता करने के लिए ख़त ही एक ज़रिया था, ख़त भेजे जाते थे, और उस दौर की बाज़ शख्सियात के खतूत बड़े मशहूर भी हुए हैं, जैसे खतूत गालिब आपके सामने हैं, खतूत इकबाल, खतूत रशीद अहमद सिद्दीकी। तो सर सैयद अहमद ख़ान भी खतूत का जवाब देते थे। तो हाली कहते हैं कि वो तीसरे या चौथे दिन लाजमन ख़त का जवाब दे देते थे, और ये वो अपने शागिर्दों के साथ, जैसे हाली उनसे कम रुतबा थे, उनके साथ हाली कहते हैं कि उनका ये बर्ताव था कि तीसरे चौथे दिन जवाब दे देते, तो जो उनके अपने हम असर थे, उनके अपने लेवल के अहम रुतबा लोग थे, तो उनके साथ भी उनका कुछ ऐसा ही तरीका था। अगला नुक्ता, मेहनत और जफाकशी। सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी ज़िंदगी में जिस कदर काम किए हैं वो एक मेहनती और जफाकश आदमी ही कर सकता है, जिसकी शख्सियत में मेहनत का शौक़ हो और मुस्तकिल मिजाजी पाई जाती है। तो सर सैयद अहमद ख़ान एक इंतहाई मुस्तकिल मिजाज और जफाकश आदमी थे, और इस पैराग्राफ में हाली ने ये बात बताई है कि सर सैयद की जो गैर मामूली ज़हानत थी, ऐसे नहीं था कि वो अपने हम असर लोगों से कोई बहुत ज़्यादा ज़हीन थे, बल्कि हाली कहते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की ज़हानत और काबिलियत भी आम लोगों की तरह ही थी, लेकिन उन्होंने अपनी उस लियाकत और उस काबिलियत से काम इस कदर लिया कि उनके जहन और हाफजा और अकल सबको जला हो गई, चमक उठे। ज़ाहिरी बात, जब किसी चीज़ से इंसान ज़्यादा काम लेता है तो उसकी कारकर्दगी में ज़्यादा इजाफा होता है। आप मिसाल के तौर पर एक मशीन या कोई मोटर बाइक आप उसको ऐसे खड़ा कर दें, बहुत अरसा, लंबा अरसा खड़ी रहे, तो उसकी काबिलियत जो है वो, उसके पुर्जे, उसकी मशीनरी, वो सब ख़त्म हो जाती है। तो अल्लाह ताला ने हर इंसान को अक्ल दी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो उस अक्ल से काम लेते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी सुस्ती की वजह से उस अक्ल से काम नहीं लेते। तो हाली ने ये नुक्ता बयान किया है कि सर सैयद अहमद ख़ान ने अपने हाफजे और अपनी अक्ल से इस कदर काम लिया कि वो एक इंतहाई कामयाब शख्स बन गए। आगे ये सफ़ा नंबर 10 के ये नुकात हैं।
आगे चलते हैं सफ़ा नंबर 11 पर। सफ़ा नंबर 11 में 4 अहम नुकात हैं, इन्हीं के इर्द गिर्द बात घूमती है। और एक चीज़ जो मिस हो गई, मेहनत और जफाकशी के बाब में अगले सफ़े पर उन्होंने एक वाक़या लिखा है। जब वो साइंटिफिक सोसाइटी का दफ्तर बनवा रहे थे और उन्होंने खुतबात अहमदिया भी लिखी। एक तरफ खुतबात अहमदिया शुरू की थी, जब मैंने आपको तारुफ़ में जब सर सैयद का तारुफ़ था उसमें बताया था कि विलियम म्योर ने लाइफ ऑफ मोहम्मद लिखी, तो उसका जवाब लिखा सर सैयद अहमद ख़ान ने खुतबात अहमदिया के नाम से उसको जवाब दिया। तो वो भी कर रहे थे, उसके करने में उन्होंने 1.5 साल मेहनत की, 1.5 बरस लगा सर सैयद को लिखने में। दूसरी बात आली कर रहे हैं कि जब वो साइंटिफिक सोसाइटी का दफ्तर बनवा रहे थे तो कचहरी से आकर वो अपना ठंडा कमरा छोड़कर गर्मी के मौसम में वहाँ पर आते और उसकी देखभाल करते। अगले सफ़े पर दिल लगी और दोस्तों की सोहबत। जैसा कि पिछले सफ़े पर ज़राफ़त और खुशतबी की बात हुई है, तो ये भी उससे तकरीबन मिलती जुलती चीज़ है। दिल लगी करना, हंसी मजाक करना। हाली ने यहाँ पर यह नुक्ता बताया है कि सर सैयद चूँकि बहुत ही मेहनती और जफाकश थे, तो वो इतनी मेहनत कैसे करते थे, असल में उनकी जो तबीयत की ज़िंदा दिली थी वो इनसे ये काम करवाती थी। हम भी देखते हैं जब इंसान थक जाता है तो वो अपने आप को इंटरटेन करने के लिए कोई ना कोई ज़रिया इख्तियार कर लेता है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने हंसी और दिल लगी को और अपने दोस्तों में बैठने को, दोस्तों की सोहबत उनको बहुत अजीज़ थी। दोस्तों के साथ बैठते, हंसी मजाक करते। इसमें एक पहलू ये भी है कि अमूमन ऐसे होता है कि जब किसी शख्स की अपने माशरे में कोई हैसियत बन जाए, और जिस तरह की सर सैयद अहमद ख़ान की थी, तो वो तो उस दौर में एक बड़े आदमी थे, तो उसकी तबीयत में एक कर्र-ओ-फर आ जाता है, उसकी तबीयत में एक गुरूर आ जाता है। वो बसा औकात अपने हम असर और अपने से नीचे लोगों के साथ बेतकल्लुफ़ी इख्तियार करने को रवा नहीं रखता। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान इससे बहुत मुख्तलिफ थे। सर सैयद अहमद ख़ान अपने मुलाजिमीन से, अपने दोस्तों से, उनसे बहुत बेतकल्लुफ़ाना बर्ताव रखते थे और जहाँ कहीं भी होते थे वो अपनी खुशी का सामान ज़रूर कर लेते। रास्तबाजी, सच्चाई। सर सैयद अहमद ख़ान एक सच्चे आदमी थे और उन्होंने सच्चाई को महज नज़री तौर पर इख्तियार नहीं किया, बल्कि ये रास्तबाजी, ये सच्चाई उनकी तबीयत में भी थी और उनके काम में भी थी। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो अपनी कौम की इस्लाह का काम शुरू किया और उन्होंने मुसलमानों की तालीमी निज़ाम को, सकाफ़ती निज़ाम को, मुआशी निज़ाम को, हर चीज़ को बदल कर रख दिया, इसके पीछे उनकी सच्चाई थी। उनका एक सच्चा जज्बा था मुसलमानों के साथ। तो हाली कहते हैं कि अगर सच पूछें तो अपनी आज़ादाना तहरीरों से उर्दू लिटरेचर में सच्चाई की बुनियाद सर सैयद ने डाली। सच्ची बात कही जाए, सच कहने में किसी से डरा न जाए। यही बात है कि हम देखते हैं कि सर सैयद अहमद ख़ान की बाज़ चीज़ें बहुत मुतनाज़ हैं, वो गलत हैं या सही हैं ये एक अलग बहस है। लेकिन आप ये देखें कि सर सैयद अहमद ख़ान को जो चीज़ सच लगी वो लिखने से उन्होंने गुरेज नहीं किया, चाहे वो किसी पर भी नागवार गुजरी हो, किसी को भी शौक गुजरी हो। और सर सैयद जो थे उनको इससे ज़्यादा बुरी बात कोई नहीं लगती थी कि उन पर रास्तबाजी के ख़िलाफ़ इल्ज़ाम लगाया जाए, यानी उनकी नीयत पर शक किया जाए। ये काम सर सैयद अहमद ख़ान के साथ बहुत ज़्यादा हुआ और सर सैयद अहमद ख़ान के इस खुलूस और सच्चाई को समझने की बजाय सर सैयद अहमद ख़ान पर तरह तरह के इल्ज़ामात लगाए गए और उन्हें इस्लाम दुश्मन, हिंदुस्तान दुश्मन और बहुत कुछ कहा गया। अगला नुक्ता है अपने कुंबे से लगाओ।
अपने ख़ानदान, अपनी फैमिली के साथ हर शख्स को लगाव होता है। इस ज़िमन में मौलाना हाली ने एक वाक़या बयान किया है कि भाई की वफ़ात के बहुत मुद्दत के बाद उनकी भतीजी के मुंह से अपने बाप का ज़िक्र निकला तो सर सैयद अहमद ख़ान की हालत ऐसी हो गई कि जैसे आज ही भाई का इंतकाल हुआ, ज़ख्म हरा हो गया। तो ये तभी होता है जब इंसान हद से ज़्यादा हसास हो। तो सर सैयद अहमद ख़ान एक हसास आदमी थे और अपने किराबतदारों, अपने रिश्तेदारों और अपने कुंबे के साथ उनको बेहद लगाव था। और एक और बात लिखी है कि अपनी माँ के साथ उनको ऐसी वाबस्तगी थी और वो जवानी में भी, बड़े होकर भी, तो होता है कि बच्चे बचपन में माँ बाप का कहना मानते, माँ का कहना मानते, बड़े होकर वो थोड़े सरकश हो जाते हैं, अपनी मनमानी करते हैं। मगर बड़े लोगों की ये खूबी पाई गई है कि वो बड़े होने के बावजूद, उम्र में इजाफे के बावजूद वो अपनी माँ की खफगी को वैसे ही बर्दाश्त करते हैं और अपनी माँ का वैसे ही इज़्ज़त और एहतराम करते हैं। तो यह सर सैयद की शख्सियत की एक बहुत बड़ी खूबी थी। अगला नुक्ता वतन की मोहब्बत का। सर सैयद अहमद ख़ान ने जो काम किए उसके पीछे वतन की मोहब्बत का जज्बा जो था वो ज़हूर पजीर था। दिल्ली का जिक्र किया अली ने, यहाँ वतन से मुराद दिल्ली है कि सर सैयद ने अगरचे दिल्ली छोड़ी लेकिन दिल्ली का ख़याल, दिल्ली की तबाही और बर्बादी, दिल्ली एक ऐसा शहर है जो बहुत दफ़ा बर्बाद हुआ। इसकी तारीख़ में तकरीबन 7 दफ़ा तबाह होकर दोबारा आबाद होना लिखी है। तो सर सैयद अहमद ख़ान के दिल में जो कौम की भलाई का एहसास था वो दिल्ली की बर्बादी नहीं पैदा किया। सफ़ा नंबर 12, दोस्तों से बर्ताव। ये दोस्तों की सोबत, दोस्तों से बर्ताव, सोबत तो खैर उनके दोस्तों से मुलाकात थी, तो दोस्तों से जो बर्ताव था सर सैयद अहमद ख़ान का बहुत अच्छा था। वो दोस्तों के साथ मिलने में बहुत ही खुशी महसूस करते और वो दोस्त को अपनी ज़िंदगी का एक अहम हिस्सा समझते। रिश्तेदारी और कराबत भी एक अहम चीज़ है, लेकिन जो सच्चा दोस्त होता है वो उससे भी कहीं बढ़कर होता है। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि इंसान जो अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर नहीं कर सकता, बात नहीं कर सकता, वो अपने करीबी दिली दोस्तों के साथ करता है। जिस शख्स की ज़िंदगी में दोस्त नहीं होता उसकी ज़िंदगी बेरंग है। वो अपने दिल की भड़ास नहीं निकाल सकता, अपने दिल की बातें नहीं बता सकता। तो सर सैयद अहमद ख़ान के एक दोस्त नवाब मोहसिन उल मुल्क ने उनके बारे में क्या कहा, जिक्र खैर करते हुए कि मैंने किसी शख्स की ज़ात में इस कदर खूबियाँ नहीं देखी जो सर सैयद की ज़ात में थी। पहली मुलाकात 1861 में हुई। उस वक्त से आज तक एक भी बात उनमें ऐसी नहीं देखी जिसे मैं बुरा कह सकूं। ये नवाब मोहसिन उल मुल्क कह रहे हैं, जो सर सैयद के बाद जिन्होंने अलीगढ़ कॉलेज को चलाया, सर सैयद अहमद ख़ान के दोस्त भी थे, सर सैयद अहमद ख़ान के रफ़ीक भी थे। तो कहते हैं कि सर सैयद की इसी सच्ची मोहब्बत और वफ़ादारी मैंने दुनिया में कहीं नहीं देखी। यही वजह है कि मुझे ना भाई से इतनी मोहब्बत हुई, ना बाप से इतनी मोहब्बत हुई जितनी सर सैयद से हुई। दोस्ती के आगे रिश्ता और कराबत की कुछ हकीकत नहीं। आगे अली लिखते हैं कि इसी जिबिल्ली मोहब्बत जैसा कि उनसे अपनी कुंबे के साथ मोहब्बत का जिक्र हुआ, दोस्तों के साथ मोहब्बत का जिक्र हुआ, काम के साथ मोहब्बत का जिक्र हुआ, तो सर सैयद की जिबिल्लत में मोहब्बत का अंसर पाया जाता था। यही मोहब्बत उनको अपने नौकरों के साथ भी थी। तो एक नौकर की बहुत दफ़ा शिकायत की गई, भड़काने की कोशिश की गई, जैसे होता है बाकी नौकर किसी से खार खाते हों तो उसकी ख़िलाफ़ शिकायतें करते हैं, मगर सर सैयद अहमद ख़ान ने कभी भी उसे खुद से अलग नहीं किया और वो उनकी रफ़ाकत में ही मरा। फ़राख हौसलगी सर सैयद की क्या थी कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में
जो कुछ भी कमाया उसको उन्होंने जमा नहीं किया, अपनी औलाद के लिए नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी कौम पर लगाया, मुस्तहिकीन पर लगाया। और उनके दिल जो था वो खुला था, जो काम भी वो करना चाहते थे, हाली लिखते हैं जिस काम की लहर उनके दिल में उठी, जो काम उन्हें अच्छा लगता था, जो काम करना चाहते थे उस पर पैसा खर्च करते थे, बखील नहीं थे, खुले दिल के मालिक थे। आगे जो नुक्ता है, मुस्तहिकीन और मज़दूर पेशावरों से उनका बर्ताव क्या था। इस ज़िमन में आली लिखते हैं कि उनकी मिसाल एक फलदार दरख्त की सी है, जो अपने फल से, साए से और लकड़ी से हर तरह से मखलूक को फ़ायदा पहुँचाता है। ये एक बहुत अहम सिफ़त होती है अच्छे इंसान की, बड़े आदमी की। अनफाक फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के रास्ते में ख़र्च करना, लोगों की मुश्किलात को समझकर उनकी मदद करना, उनके साथ अच्छा बर्ताव करना, इसका अल्लाह ताला के यहाँ बहुत बड़ा अजर है। और ये बड़े लोगों का काम है, दिल खुला हो जिन लोगों का। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे, उनके मुस्तहिकीन और मज़दूर पेशावरों से अच्छे बर्ताव की एक मिसाल आली ने दी कि जब वो अलीगढ़ में मुकीम हुए तो मज़दूरों का जो किराया होता है, मज़दूरों की मज़दूरी या उनकी गाड़ियों का किराया वो ज़्यादा हो गया, लेकिन सर सैयद उनको उनकी तवक्को से ज़्यादा पैसे देते। हमारे यहाँ भी अमूमन ऐसे होता है कि हम हर जगह खर्च करते हैं, लेकिन अगर किसी रिक्शे में, टैक्सी में किसी पे जाएं, 5-5, 10-10 रुपए के लिए बहस करते हैं। ये नहीं सोचते कि अगर हम कुछ ज़्यादा देंगे तो शायद इस शख्स का कितना भला हो जाएगा। तो ये सर सैयद अहमद ख़ान की शख्सियत में ये बात थी कि वो ऐसे लोगों का ख्याल रखते थे। उनकी जो मज़दूरी बनती थी, उनका जो किराया बनता था, उससे ज़्यादा उनको देते थे, तो ये लोग उनके बड़े शुक्रगुजार होते थे। सफ़ा नंबर 13, एक अहम नुक्ता के सर सैयद अहमद ख़ान अपने खानगी मामलात से बेपरवाही बरतते। एक दोस्त उनके खानगी अखराजात का हिसाब लिखते थे, तो वो हिसाब बना कर लाए, तो सर सैयद ने कहा रहने दो, मुझे नहीं दिखाओ। और इसकी वजह यह है कि सर सैयद की ज़िंदगी की तरजीहात कुछ और थी। ना उनकी ज़िंदगी की तरजीह पैसा जमा करना था, ना उनकी ज़िंदगी की तरजीह मकान बनाना था, माल दौलत जमा करना नहीं था। उनकी ज़िंदगी की तरजीह थी अपनी कौम के लिए काम करना। तो ऐसे शख्स को अपने अखराजात के साथ क्या ताल्लुक़ हो सकता है। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने उसे मना किया, उसने कहा कि आप इसको जैसे चला रहे हैं चलाएं, मुझे नहीं दिखाएं। अगला एक बहुत अहम नुक्ता है जो वो है सर सैयद की आला ज़रफ़ी। बड़ा शख्स जो होता है उसके ज़िंदगी में बहुत से दुश्मन पैदा हो जाते हैं। और सर सैयद अहमद ख़ान के बारे में मैंने तारुफ में बात हो चुकी है कि सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी में उनके बहुत मुखालिफिन बने, जो उनको हर तरह से तकलीफ़ पहुँचाने की कोशिश किया करते थे। यहाँ तक कि सर सैयद अहमद ख़ान को खतूत में कत्ल की धमकियाँ भी आती थी कि आपको कत्ल कर दिया जाएगा, और बुरा भला भी कहा जाता था, कोसा जाता था, अखबारात में उनके ख़िलाफ़ लिखा जाता था, एक पूरा महाज उनके ख़िलाफ़ था। लेकिन सर सैयद अहमद ख़ान की ये आला ज़रफ़ी थी कि उन्होंने कभी किसी से बदला लेने का नहीं सोचा। और ये खूबी उनमें कहाँ से आई? उनकी माँ की तरबियत से। माँ ने बेटे के दिल में ये बात डाली थी कि बुरे के साथ बुरा करना उस जैसा बनना है, अगर बदला लेना है तो अल्लाह ताला पर छोड़ दो। तो सर सैयद अहमद ख़ान ने अपनी ज़िंदगी में किसी बुरा कहने वाले, बुरा करने वाले से बदला नहीं दिया, उसको कभी जवाब नहीं दिया। और ये बहुत ही आला ज़रफ़ी की बात होती है। उर्फ़ी दुनियादार हाली कहते हैं कि सर सैयद की जो ज़िंदगी का पैटर्न था, जो ज़िंदगी का तर्ज़ अमल था, वो एक दुनियादार आदमी जैसा था। जिस तरह
आम दुनियादार लोग होते हैं जिनका मज़हब से कोई ख़ास ताल्लुक़ नहीं होता, ज़ाहरी तौर पर चूँकि वो अंग्रेज़ों से मिलते भी थे, अंग्रेज़ों के साथ खाते पीते थे, उनके साथ काम करते थे, बाद औक़ात उनकी हिमायत में भी लिखते थे, और मुसलमानों की अक्सरियत उन्हें अच्छा नहीं समझती थी। लेकिन हाल ही कहते हैं कि वो उर्फ़ी मानों में दुनियादार, असल में वो दुनियादार नहीं थे। ज़ाहरी तौर पर वो दुनियादार लगते थे, मगर हकीकत में अपनी ज़ात में वो दुनियादार नहीं थे, बल्कि वो एक नेक शख्स। नेकी की अब तारीफ़ यही है कि नेकी अच्छा काम, चूँकि सर सैयद अहमद ख़ान ने मखलूक़ खुदा के फ़ायदे के लिए सारी ज़िंदगी काम किया, तो वो शख्स जो अल्लाह की मखलूक़ को फ़ायदा दे वो अल्लाह ताला के बड़ा करीब होता है। इसीलिए वो शख्स जो मखलूक़ खुदा को फ़ायदा दे वो खुदा ताला के बहुत ज़्यादा करीब होता है। तो हाल ही कहते हैं कि उन्हें हम अलामती तौर पर दुनियादार कह सकते हैं, मगर हकीकत में वो दुनियादार नहीं थे, बल्कि वो अंदर से एक इंतहाई रासिखुल अकीदा और अच्छे और सच्चे मुसलमान थे, जिनकी ज़िंदगी का मकसद दूसरों के लिए काम करना था। और आखिरी बात कि सर सैयद अहमद ख़ान ने मुसलमानों के लिए बेइंतहा कोशिशें की, मायूसी भी थोड़ी थी उनको, मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। तो ये सर सैयद का हौसला था कि उन्होंने अपना सब कुछ इस कौम पर कुर्बान कर दिया। और ये बात वाज़ेह और खुली और ज़ाहिर कि सर सैयद अहमद ख़ान की ज़िंदगी का मुताला किया जाए तो मौत तक उनकी ज़िंदगी जिद्दोजहद से इबारत है, कोशिश, मेहनत, और इसमें उन्होंने अपना सब कुछ कुर्बान किया, अपना वक्त, अपना पैसा, अपनी जान। तो सर सैयद अहमद ख़ान जो थे वो मुसलमानान हिंद के लिए और हिंदुस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ी नेमत थे अल्लाह ताला की, और उन्होंने अपनी ज़िंदगी को मुसलमानों पर, हिंदुस्तानियों पर और इंसानियत पर कुर्बान कर दिया। तो इसके साथ ही आज का हमारा ये लेक्चर ख़त्म होता है। खुलासे के बारे में आपको एक बात मैं अहम बता दूं कि ये जो पॉइंट्स हैं ये बहुत ज़्यादा हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप हर पॉइंट का अलग-अलग पैराग्राफ बनाएं। कुछ नुकात ऐसे हैं जो मुख्तसर हैं, कुछ ऐसे हैं जो ज़रा तवील हैं। तो जो नुकात मुख्तसर हैं आप उनको आपस में मिलाकर उनका एक पैराग्राफ बना सकते हैं। एक तिहाई खुलासा लिखना होता है। इन नुकात को आप अपने सामने रखेंगे तो आप खुलासा लिख सकते हैं, मगर इन नुकात का मतलब ये नहीं है कि हर नुक्ते का अलग पैराग्राफ बनाया जाए। जो ज़रा मुख्तसर हैं उनको आपस में मिलाकर एक पैराग्राफ बना दें, जो ज़रा ज़्यादा वजाहत तलब हैं उनका आप अलग पैराग्राफ बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम।